बारिश में काली बहू का टेस्टी चिकन समोसा। चंदा फुटपाथ के किनारे अपने समोसे का ठेला लगाए हुए खड़ी थी। आओ 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 प्यारे ग्राहकों, खाओ चंदा के हाथों के बने गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी चिकन समोसा। चंदा का रंग बहुत ही काला था, ज्यादा उभरी हुई सुंदरता तो नहीं थी, मगर उसकी आवाज में भरी मिठास और चिकन समोसे के स्वाद से लोग वहाँ खींचे चले आते। अरे चंदा बहन, जरा 2 चिकन समोसा देना। जी बस अभी देती हूँ भैया, ये लीजिए आपका 2 चिकन समोसा। अरे भाई वाह, सच में तुम्हारे हाथों के बने टेस्टी चिकन समोसा खाए बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। बहुत ही स्वादिष्ट चिकन समोसा बनाती हो तुम, और इस तीखी चटनी का आहा अलग ही मजा है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। थोड़ी ही देर में गरीब चंदा का ठेला ग्राहकों की भीड़ से पूरी तरह से भर जाता है। तभी वहां से गुजर रही कल्याणी, जो कि बहुत ही कंजूस और लालची होती है, रुक जाती है। लगता है यहाँ पर भंडारा बट रहा है, तभी तो लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है। एक काम करती हूँ, मैं भी यहीं पर आलू पूरी खाकर पेट भर लेती हूँ, एक वक्त का राशन तो बचेगा। फिर कल्याणी ठेले के पास आती है। अरे यहाँ तो चिकन समोसा बिक रहा है, और ये लड़की कितनी काली है। ची 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 ची, पता नहीं ये लोग इसके काले हाथों का बनाया चिकन समोसा इतने चाव से कैसे खा रहे। मुझे तो इसे देखकर घिन आ रही है। थोड़ी ही देर में चंदा के सारे चिकन समोसे खत्म हो जाते हैं, जिसे देखकर लालची कल्याणी कहती है, जो भी हो इस कल्लो के चिकन के समोसे की बिक्री तो खूब है। अगर ये मेरे घर की बहू बन जाए तब मेरी तो ऐशी ऐश है, पकी पकाई रोटियां भी मिलेंगी और ये चिकन समोसे के अलग पैसे भी। फिर चंदा समोसे का ठेला लेकर घर जाने लगती और कल्याणी चंदा का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है, जहाँ झोपड़ी के अंदर खटिए पर बीमार गरीब गोमती खांस रही होती है। अरे चंदा बेटी, आ गई तू? हाँ माँ, आज मेरा चिकन समोसा आधे दिन में ही बिक गया, इसलिए घर आ गई। चंदा बेटी, आखिर कब तक तू अपनी गरीब माँ की देखभाल के लिए यहाँ रहेगी? तेरा घर बस जाए तो मैं भी चैन से मर जाऊं। अपनी माँ की इस बात पर चंदा डबडबाई आंखों से उसे देखकर कहती है, ऐसा मत कहो माँ, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। तुम्हें तो पता है इस काले रंग के कारण पहले भी ना जाने कितने रिश्ते तुम्हारी इस बदकिस्मत बेटी को ठुकरा कर जा चुके हैं। शायद मेरी किस्मत में शादी होना लिखा ही नहीं। बाहर खड़ी कल्याणी ये सुन लेती है और अगले दिन शगुन लेकर गोमती के घर आती है। देखिए बहन जी, मुझे हमेशा से ये ऐसी बहू चाहिए थी जो मेरा घर संभाल सके। मुझे आपकी बेटी के काले रंग से कोई परेशानी नहीं। वैसे भी भगवान ने इस दुनिया में 2 ही तो रंग भेजे, एक काला और गोरा। मुझे आपकी बेटी चंदा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। गोमती और चंदा कल्याणी की झूठी बातों में आ जाते हैं और बहुत ही जल्दबाजी में चंदा और मुरली की शादी हो जाती है। मगर शादी के पहले दिन से ही कल्याणी अपना लालची स्वभाव दिखाने लगती है। अरे मेरी कल्लो बहू, तू अभी दही की तरह घर में क्यों जमी हुई है? आज चिकन समोसे का ठेला नहीं लगाएगी? ऐसे घूर क्या रही है? मैंने तुझ जैसी काली कलूटी को इसलिए ही तो बहू बनाया था ताकि तू चिकन समोसा बेचे। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अब क्या तुम बहू की कमाई खाओगी? हाँ तो क्या करूँ, सारी जिंदगी इस गरीबी में ठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपाकर मैं ऊब गई हूँ। तू तो इतने सालों से 10-10 रुपए के लिए उस बब्बन की मिल में बोरी ढोता है। दाल रोटी चलाने से ज्यादा कभी कमाया है तूने? माँ जी, अगर आप चाहती हैं तो मैं लगाऊंगी चिकन समोसे का ठेला। शाबाश मेरी काली बहू, ये की तूने समझदारी की बात। अगले दिन चंदा सुबह से ही चिकन समोसा बनाना शुरू करती है और उन्हें ठेले पर रखकर बाजार में बेचने जाती है। उस गरीब बहू के बनाए टेस्टी चिकन समोसे लोगों को बहुत पसंद आते हैं, जिससे कि सारे के सारे चिकन समोसे बिक जाते हैं। अरे आ गई मेरी काली बहू, क्या बात है, सारे के सारे चिकन समोसे बिक गए? ला दे ये पैसे मुझे दे। ऐसे ही चिकन समोसे बेचकर नोट छापती रहे, मगर जिस दिन तेरे ये चिकन समोसे की बिक्री घटी तो तू इस घर से बाहर। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं। बेचारी चंदा एक सुबह से लेकर रात ढले तक मेहनत करती और ससुराल की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने चिकन समोसे का व्यापार भी चलाती। अब मॉनसून का महीना शुरू हो चुका था। चंदा घर के अंदर बैठकर चूल्हे पर चिकन समोसा बना रही होती है, तभी जोर जोर से बिजली चमकने लगती है। लगता है बहुत जोर की बारिश होने वाली है। अब मैं चिकन समोसा बेचने बाजार कैसे जाऊंगी? ए कल्लो, देखना आसमान में तेरे ही जैसे बादल छाए हुए हैं। आज तू संभल कर जाना, कहीं तुझ पर बिजली न गिर जाए।
मगर माँ जी इतनी बारिश में मैं समोसे बेचने कैसे जाऊंगी? ज्यादा बहाने मत बना, ये बोरी ओढ़ कर जल्दी ठेला लेकर जा, समझी? मुझे कैसे भी पैसे चाहिए। बेचारी बहू बोरी ओढ़कर समोसे बेचने बाजार जाने लगती है। तभी तेज तूफान के कारण बोरी उड़कर दूर चली जाती है। चंदा सड़क पर भरे बारिश के पानी में ही ठेला लेकर बाजार आती है। समोसे खा लो, समोसे, गर्मा गर्म टेस्टी चिकन समोसे, खुद भी खाओ, घर भी ले जाओ। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे बहन जी, जरा जल्दी से 4 चिकन समोसा देना। बस अभी देती हूँ भैया, ये लीजिए। अरे क्या बात है, ये चिकन समोसा तो बड़ा ही टेस्टी है और इसकी मिर्चदार चटनी तो बड़ी मजेदार है। एक के बाद एक करके बहुत सारे ग्राहक चंदा के पास आकर चिकन समोसे खाते हैं। चिकन समोसे टेस्टी होने के कारण कोई 2 समोसे खाता तो कोई 10 समोसे पैक करवा कर घर ले जाते। बारिश में भी चंदा के समोसे की बिक्री तो बहुत होती है, मगर वो सुबह से शाम ढलने तक सारा दिन बारिश में भीगती ही रह जाती है। भगवान का शुक्र है कि मेरे सारे चिकन समोसे बिक गए, वरना इस बारिश को देखकर तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज मेरे समोसे बिकेंगे। बेचारी काली बहू कपकपाते हुए घर आती है। आ गई तू? मुझे तो लगा था कि कहीं मेरी काली बहू पर बिजली तो नहीं गिर गई, वरना चिकन समोसे का व्यापार बंद पड़ जाता और मेरी रोज की कमाई भी। चल ला, दे पैसे और जा, पूरे घर में बारिश के कारण ना छत से पानी टपक रहा है, जाकर उसे साफ कर। मगर माँ जी, मैं बारिश में पूरी तरह से भीग गई हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, पहले मैं कपड़े बदल लूं। अरे कुछ देर कपड़े नहीं बदलेगी तो मर नहीं जाएगी, पहले घर साफ कर। चंदा कई घंटों तक बारिश का पानी घर से बाहर फेंकती है, मगर उस दिन बारिश जैसे किसी जिद्दी बच्चे की तरह और भी ज्यादा तेजी से बढ़ गई। बेचारी बहू सारी रात घर से बाहर पानी फेंकती रही और सुबह समोसे बनाने में लग गई। भारी बारिश में भी हर दिन लोगों की भीड़ उस काली बहू के बनाए टेस्टी चिकन समोसे खाने के लिए लगी रहती। मगर अब कल्याणी का लालच और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। क्या बात है मेरी काली बहू, इस बारिश में तो तेरे चिकन समोसे की अच्छी बिक्री हो रही है, मगर अब तू एक काम कर, अपने बनाए समोसे में चिकन कम कर दे और समोसे भी छोटे कर दे। मगर माँ जी, ये तो लोगों के साथ बेईमानी होगी। अरे तो आजकल कौन सा ईमानदारी से रोजी रोटी कमाता है? दिवाली में खोए की बर्फी में ज्यादातर मैदा मिला होता है और ठेले वाले बासी तरकारी तेल पानी छिड़क कर उसे ताजा बताकर बेचते हैं। फिर थोड़ी बेईमानी मेरी काली बहू कर लेगी तो कुछ नहीं होगा। चंदा के पास कोई और चारा नहीं होता है सिवाय अपनी लालची सास की बात मानने के। अब वो समोसे में कम चिकन मसाला भरकर बेचने लगती है, मगर ये घपलेबाजी चंदा को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मगर कहते हैं इंसान का किया उसके आगे आता है। एक दिन जब कल्याणी बारिश में मंदिर से घर लौट रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत जख्मी हो जाती है। कल्याणी ने अपने लालच को पूरा करने के लिए अपनी काली लाचार बहू से जबरन जो घपलेबाजी करके छीना था, वो सारे पैसे उसके इलाज में लग जाते हैं और कल्याणी व्हील चेयर पर आ जाती है। देख लिया माँ, पैसों के लालच ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ठीक कह रहा है मुरली, ये मेरी की गई लालच और घपलेबाजी का ही फल है जो मैं यहाँ हूँ। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने अपने मतलब के लिए तेरा बहुत फायदा उठाया है, मगर आज मुझे एहसास हो गया है कि बेईमानी के कमाई से अच्छी ईमानदारी की एक रोटी है। अब तू अपने हिसाब से अपना व्यापार चलाना। कल्याणी के इस फैसले से चंदा के मन से बेईमानी का बड़ा बोझ उतर जाता है। साथ ही कल्याणी अपनी काली बहू को दिल से अपना लेती है और चंदा खुशी खुशी अपना चिकन समोसा व्यापार चलाती है। मीनाक्षी की बेटी रवीना शादी के बाद दूसरी बार अपनी माँ से मिलने आ रही थी। तभी वो अपनी बहू ट्विंकल को कहती है, अरे ओ ट्विंकल बहू, अरे जरा जल्दी जल्दी तैयारी कर, मेरी बेटी और दामाद जी आते ही होंगे, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना तो बना रही है ना? हाँ माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैंने सब कर लिया है, बस खटिया पर चद्दर बदलनी है। जल्दी कर महारानी, क्या धीरे धीरे हाथ चला रही है, उनके आने से पहले सब काम हो जाना चाहिए। दरअसल मीनाक्षी का परिवार एक गरीब तबके से था, जो कि झोपड़पट्टी में रहकर वो सब अपना गुजारा कर रहे थे। ट्विंकल का एक चूल्हे पर खाना बनाकर हाल बुरा हो रहा था। पूड़ी कचौड़ी तो बन गई, बस रायते में छौंक लगाना है जीरे का। इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से चूल्हे पर बैठकर खाना बनाओ, पसीने में तर हो चुकी हूँ पूरी। फटाफट ट्विंकल खाना बनाकर तैयार कर देती है, उसके बाद घर को सजा देती है। तभी मीनाक्षी के बेटी और दामाद रवीना और अजय आ जाते हैं। माँ मैं आ गई, बड़े दिनों बाद आपसे मिली हूँ। हाँ हाँ बेटा, आइए आइए दामाद जी, आप भी आइए, बैठ जाइए। अरे ओ ट्विंकल, जरा ठंडा पानी या शरबत कुछ तो लेकर आ। माँ जी नमस्ते,
अजय अपनी सास के पांव छूने के बाद बैठ जाता है। वहीं ट्विंकल उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। ये लीजिए दीदी, भाई साहब चाय नाश्ता कीजिए। भाभी, आपको जरा भी अकल नहीं है क्या? ये आपने जानबूझकर माँ की बात अनसुनी कर दी। माँ ने साफ साफ कहा था कि ठंडा शरबत और पानी ले आइए, उसके बावजूद भी आप ये लेकर आए। इतनी गर्मी में भरा चाय कौन पिएगा? अरे रवीना, तुम भाभी को ऐसे मत बोलो। माफ करना दीदी, मैं काम कर रही थी ना, तो शायद माँ जी की बात पूरी तरह से सुन नहीं पाई। मैं अभी ठंडा शरबत ले आती हूँ। तुझसे एक काम ठीक से होता है या नहीं? बस काम बिगाड़ने वाली है और बहाने मारने वाली। फिर ट्विंकल शरबत बनाकर लाती है। वो जैसे ही उन्हें शरबत देती है तभी ट्विंकल बेहोश होकर गिर जाती है। अरे ये भाभी को क्या हुआ है? मैं जरा डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे रहने दीजिए, काम ना करने के बहाने होंगे। ननंद घर पर आई है तो अब बिस्तर पर पड़े रहने की कोशिश करेंगी ये। अरे रवीना, तुम अपनी भाभी के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हाँ बेटा, बुला ले, पता चल जाएगा नाटक कर रही है या सच में ही इसकी तबीयत खराब है। फिर अजय डॉक्टर को बुलाकर लाता है, जहाँ डॉक्टर ट्विंकल का चेकअप करता है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। मिसेस ट्विंकल प्रेग्नेंट हैं। हम आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और मैं फूफा बन जाऊंगा और रवीना तुम बुआ। अरे वाह डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत अच्छी खबर दी है। मुझे अब मेरा पोता आ जाएगा। मैं बहुत खेलूंगी उसके साथ। काश यहाँ पर रवीना तेरा भाई भी होता तो खुशी से उछल पड़ता, लेकिन काम के सिलसिले में 4 दिन पहले ही शहर गया है। चलो अच्छी बात है रवीना, तुम सही टाइम पर आई हो। कम से कम भाभी को तुम्हारी केयर तो मिल जाएगी। ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा दामाद जी, अपनी भाभी का ख्याल रखना। हाँ हाँ जरूर जरूर। पोता पोती की आड़ में माँ ट्विंकल भाभी का बहुत ख्याल रखेंगी और मेरे से घर के काम करवाएंगी। मैं यहाँ अपनी छुट्टी बिताने आई थी ना कि अपनी भाभी का काम करने, पर अब मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरे और भी पेशेंट क्लिनिक पर बैठे हैं। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। होश में आने के बाद अपनी गर्भवती की बात सुनकर ट्विंकल बहुत खुश हो जाती है। रवीना बेटी, तेरी भाभी उठ गई है, जरा उसके लिए आमरस ले आ, मैंने बनाया था ना। जी माँ, लेकर आई। बस यही दिन देखना रह गया था, अब मैं उस गरीब भाभी की सेवा करूं। ये कहकर रवीना अपनी भाभी को आमरस दे देती है। फिर वो शाम के समय चूल्हे पर खाना बनाते हुए कहती है, बाप रे बाप, कितनी खांसी आ रही है। चूल्हे पर खाना बनाकर आंखों में जो धुआं जा रहा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। यहाँ आकर मैंने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। अरे जल्दी करना रवीना, देख तेरे से पहले मैंने बहू के लिए गोंद के लड्डू तैयार कर लिए और तू खाना नहीं बना पाई अभी तक। अब माँ मुझसे नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ? अब मेरी चूल्हे पर खाना बनाने की आदत छूट चुकी है। मेरे ससुराल में ये गरीब वाले सिस्टम नहीं है, ऊपर से जी भी घबरा रहा है। खाना बनाते बनाते रवीना की भी तबीयत खराब होने लगती है और खाना परोसने के वक्त उल्टी कर देती है। ओहो, अब अचानक से तेरी तबीयत को क्या हो गया? पता नहीं माँ, कुछ दिनों से मेरे साथ यही हो रहा है। मैं तो आराम करने आई थी यहाँ। अरे पागल, ऐसा था तो मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगता है तू भी गर्भवती है। लगता नहीं है माँ जी, ननद जी भी गर्भवती हैं। भाई साहब बता रहे थे दीदी बहुत खट्टा खा रही हैं कुछ दिनों से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं दादी भी बनने वाली हूँ और नानी भी। रवीना बेटा, तू आराम कर ले। बहू, तूने बहुत आराम कर लिया, अब तू काम देख। जी माँ जी। दोनों को गर्भवती का पता चले सिर्फ कुछ देर ही हुए थे। इतने में मीनाक्षी अपनी बहू को भूलकर बेटी का ख्याल रखने लगती है और ऐसे अब रोज होता है। मीनाक्षी घर का सारा काम गर्भवती बहू से करवाती है और अपनी गर्भवती बेटी को खटिया से उतरने भी नहीं देती है। वो जो मांगती है उसके लिए लाकर देती है। गोंद के लड्डू भी उसे ही दे देती है। ऐसे में ट्विंकल को कठिनाइयां तो बहुत आती हैं, लेकिन वो बेचारी क्या ही करती। गुजरते वक्त के साथ दोनों का 9वां महीना लग जाता है और बरसात भी काफी दिन से हो रही थी। एक रात तो पानी छत से टपक कर रवीना के मुंह पर गिर रहा था। मेरी तो नींद ही हराम हो गई है माँ, देखो ना, छत से पानी टपक रहा है। मुझे यहाँ नहीं सोना। ओहो ट्विंकल बहू, जरा तू अपना बस्तर रवीना को दे दे और खुद ही वहां जाकर सो जा। जी माँ जी। दीदी आ जाइए। ट्विंकल अपनी ननद के बिस्तर पर जाकर सोती है तो भीग जाती है। ऐसे तो मैं बीमार हो जाऊंगी और मेरा बच्चा भी यहाँ पर बीमार होगा। ऐसा करती हूँ,
यहाँ पर बर्तन रख देती हूँ और कम जगह में सो जाती हूँ। फिर वो एक बर्तन रखकर कम जगह में सो जाती है, जहाँ उसकी नींद भी पूरी नहीं होती और रोजमर्रा की तरह उसे घर का काम भी करना पड़ता है। बरसात रोज इतनी तेज आंधी के साथ आती थी कि अब झोपड़ी कमजोर हो चुकी थी। कुछ देर में गांव में बारिश के पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया, इतना सारा पानी। माँ जी, अब हमें कभी भी ये घर खाली करना पड़ सकता है, वरना हम यहीं दब जाएंगे, तीनों के तीनों, और हमारे बच्चे भी। माँ देखो, भाभी कैसी बातें कर रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, कहीं झोपड़ी सच में गिर गई तो? चलो चलो, हम बाहर निकलते हैं। बहू, तू भी चल। वो बाढ़ में घर से बाहर निकलते हैं कि पानी के बहाव से टूटे हुए पेड़ की एक लकड़ी दोनों के पेट में लग जाती है, जिससे उनके बहुत दर्द बढ़ने लगता है। माँ, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जोर का। वो पेड़ पेट में लगा है। हाँ माँ जी, मेरे भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे कोई बचाओ, एक तो ये बरसात बंद नहीं हो रही, ऊपर से इतना सारा पानी। कोई बचाओ, मेरी बहू और बेटी को बचाओ। अरे एक नाव आ रही है। भाई साहब हमारी मदद कीजिए, हम बड़ी तकलीफ में हैं। देखो, 2 जने ही यहाँ पर आ सकते हैं। माँ जी, आप जाइए, सोचिए मत, मेरी चिंता मत कीजिए। आप दोनों जाइए, मैं आ जाऊंगी। दूसरी नाव कोई आएगी तो? अरे जल्दी करो, वरना बाढ़ का दूसरा बहाव आया तो सबको ले डूबेगा। ये सुनकर माँ बेटी उस नाव द्वारा बाढ़ से निकल जाती हैं। वहीं बेचारी ट्विंकल पानी में परेशान होती है और तैरते हुए सूखे किनारे तक पहुँचती है और अपनी सास ननंद के आगे बेहोश हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बहू यहाँ तक खुद पहुँच गई, लेकिन ये बेहोश हो गई। अरे कोई बचाओ, कोई मदद करो, हमें हॉस्पिटल जाना है। तभी रेस्क्यू टीम आकर जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, जहां दोनों अपने बच्चे को सही सलामत जन्म देती हैं। फिर माँ बेटी ट्विंकल से माफी मांगती हैं। बहू, मुझे माफ कर दे, जो मैंने अपनी बेटी का पक्ष लेकर तुझे अकेला कर दिया। सच में तो बहुत हिम्मत वाली है। मुझे भी माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपसे इतना काम करवाया, फिर भी आपने अपने बच्चे की परवाह न करते हुए हम दोनों को बचाया। कोई बात नहीं माँ जी, और दीदी आप भी माफी मत मांगिए। परिस्थिति ही ऐसी थी कि शायद हर इंसान अपने बारे में सोचता, लेकिन आपने नहीं सोचा। दीदी, और मेरा बच्चा ठीक तो है ना? हाँ बहू, तू चिंता मत कर, दोनों बच्चे अच्छे हैं, अक्षय भी आता ही होगा। कुछ देर बाद ट्विंकल का पति उसके पास पहुंच जाता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह मीनाक्षी के मन में बहू और बेटी का भेदभाव खत्म हो जाता है।